आपके सामने है विश्व मंदी अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का खस्ता। जो विश्व में मंदी अर्थव्यवस्था है और भारतीय अर्थव्यवस्था का खस्ता, और भारत श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान के समान आर्थिक परिस्थिति को जा रहा है। इस संदर्भ में मैं अभी आपके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आज विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। मंदी का दौर है अभी। अब वैश्विक जीडीपी है, घरेलू उत्पाद दर, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, घरेलू उत्पाद दर, जो गिरावट होगा, उससे जो गिरावट आई है वैश्विक जीडीपी में, जो गिरावट आई है, मुद्रास्फीति दर बढ़ने से ब्याज दरों में वृद्धि आई है। कोविड-19 महामारी जो आई है भारत विश्व में, उससे जो विकास की वापसी बहुत धीमी हो रही है। और विश्व में जो युद्ध का माहौल है, जलवायु परिवर्तन है, इससे विश्व का विकास जो है उसमें बाधा आ रही है। इन तमाम कारणों से विकासशील देश जो डेवलपमेंटल कंट्रीज कहते हैं, उसके उनको उबारने में दिक्कतें आ रही है। उन देशों पर ऋण का जो बोझ है, जो कर्ज है, वो बढ़ रहा है और निवेश में कमी आ रही है और विश्व इस दौर से गुजर रहा है। वही भारत के संदर्भ में वित्त मंत्रालय, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनका जो उन्होंने कहा है कि भारत पर विदेशी कर्ज है 2024 में, भारत पर विदेशी कर्ज 2024 की बात कर रहा हूँ, और 711.8 अरब डॉलर है। 711.8 अरब डॉलर भारत पर विदेशी कर्ज है। 2024 की बात कर रहा हूँ, सितंबर की, जो जून के 2023 की तुलना में 4.23 अधिक है, अर्थात 637.1 अरब डॉलर ज़्यादा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI है हमारी, उन्होंने उनके अनुसार जो 9 साल का उन्होंने बजट बताया है, रिपोर्ट दिया है, उसके अनुसार विदेशी कर्ज ये 181% बढ़ा है। 181% बढ़ा है फॉरेन जो फॉरेन का कर्ज है वो इतना बड़ा, विदेशी कर्ज इतना बड़ा है, 181% बढ़ा है। और 2023 की तुलना में 2023 में 663.8 अरब डॉलर था, तुलना में मार्च 2024 में 29.7 अरब डॉलर की बढ़ती हुई है, जो बड़ी हमारी चिंता का विषय है कि हमारे पे कर्ज बढ़ रहा है, भारत पे कर्ज बढ़ रहा है। अब भारत का सकल घरेलू दर, जिसको जीडीपी कहते हैं, 2023-24 में 8.3 बताया गया है, जो 24, और मुद्रास्फीति दर 3.8 बताया गया है। रोजगार दर 19 बताया गया है %, और रोजगार क्षमता यह है 47,960.2, ये है रोजगार क्षमता बताई गई है, करोड़ क्षमता बताई गई है। सार्वजनिक वित्त संदर्भ में जब आय का इनकम की बात करते हैं, तो जो भारत की जो आय हुई है वो 86.69 अरब डॉलर हुई है, 86.69 अरब डॉलर हुई है। और उनका एक्सपेंडिचर, व्यय जो होता है, वो 101.1 ज़्यादा हुआ है। आय तो कम 86.69 है, लेकिन एक्सपेंडिचर 101.1 अरब डॉलर बढ़ा है। अन्य सोचने की बात है। कर्ज भी हम देखिए, कर्ज कितने भारत पर कर्ज कितना बताया गया है, 711.8 अरब डॉलर। भारत पे कर्जा कितने हैं, 711.8 अरब डॉलर कर्जा है।
और इनकम कितना है भारत का? 86.69 अरब डॉलर। अभी कदम चुकाएगी कैसे? अब व्यय की बात हमने देख लिया। अब ये भी बड़ा पूंजी व्यय भी हम जब देखते हैं, यह 13.5 अरब डॉलर है पूंजी व्यय। वित्तीय सहायता ग्रहण, हम जो वित्तीय सहायता करते हैं ग्रहण, वो 2.6 अरब डॉलर है। सन 2024 के सकल उत्पाद दर, 2024 का जो सकल उत्पाद दर है, जो GDP होते 8% बताया गया है। भारत में 121 से ज़्यादा 121 से ज़्यादा जो सरकारी कंपनियां वो बेची गई है। 121 जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वो बेची गई है, और 300 से घटकर वो केवल 2 डजन सरकारी जो कंपनियां शेष रह गई, सिर्फ 2 डजन शेष रह जाएंगे आगे चल के। और इन कंपनियों को बेचकर 3.5 लाख करोड़ कर्ज पैसा मिला है। कितना मिला? 3.5 लाख करोड़। देखो, 121 कंपनी बेचे और 3.5 लाख करोड़ कमाई हुई है। अभी ये भी हमको समझना पड़ेगा। जब सरकारी कंपनी होती है, जो PSU कहते हैं, जो बेची जाती है, तो उसे विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। उसे विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। भारत की आर्थिक स्थिति, भारत का आर्थिक दिवालापन हमें बयान करता है। विश्व में कोई भी देश नहीं है जो कर्जा के तले दबाने हो, चाहे वो विश्व शक्ति हो, देश हो। अमेरिका जो USA, उस देश पर अक्टूबर 2024 में कर्ज जो है वो $30.7 मिलियन कर्ज बताया गया। अमेरिका पर $35.7 मिलियन। 2024 की तिमाही में से अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक साल के समान ही एक साल पहले समान ही 2.7 वृद्धि बताई गई है। उसमें विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका यह नंबर 1 स्थान पर दिखाई देता है। अमेरिका में GDP दृष्टि से 26.78 ट्रिलियन डॉलर उनका ये बताया गया है अर्थव्यवस्था में। 26.78 यानी नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर चाइना है। चाइना की अर्थव्यवस्था है। चाइना के GDP दृष्टिकोण से 18.53 ट्रिलियन डॉलर बताया गया है। नंबर 2 पे अमेरिका 26.78 और चाइना है 18.53 ट्रिलियन डॉलर। चाइना पर तो 14.69 ट्रिलियन डॉलर कर्जा भी है। अब देखो कर्जा भी कितना है, 14.69 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है। चाइना का GDP ये 5.2 बताया है। चाइना का GDP, भारत का GDP बहुत बता रहे हैं, 8 बता रहे हैं। चाइना का GDP ओनली 5.2 है, भारत का GDP 8 है। तीसरे स्थान पर जर्मनी बताया गया है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर, और GDP दृष्टिकोण से तुलना में वहाँ 4.59 ट्रिलियन डॉलर उनको अर्थव्यवस्था बताया गया है। चौथा स्थान पर जापान बताया गया। जापान की अर्थव्यवस्था GDP है उसकी तुलना में 4.11 ट्रिलियन डॉलर बताया गया है। वही भारत 5वें स्थान पर बताया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था GDP की तुलना में भारत का जो इनकम जो है 3.94 ट्रिलियन डॉलर बताया गया है। 3.94। अभी हम रशिया के जो बढ़ते हैं कि रशिया की अर्थव्यवस्था GDP दृष्टिकोण से 5.32 ट्रिलियन डॉलर है। 5.32, वो तीसरे नंबर पे क्यों नहीं है? अब यही भी हमारे सामने है। अमेरिका को उस लिस्ट से क्यों भगाया गया है रशिया को? और रशिया में कृषि उद्योग सेवा इस क्षेत्र के कारण रशिया की अर्थव्यवस्था ये अपने को संभाले हुए है। यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध भी आए हैं। रूसी निर्यात जो होती है उसे गिरावट आई है। GDP के दृष्टिकोण से 2023 में की तुलना में
3.6 के रूप में, जो 24 में 2023 में 3.6 थी और 2024 में 3.9 यानी वृद्धि दिखाई देती है रशिया में जीडीपी दृष्टिकोण से। भारत तो रूस से ही कच्चा तेल खरीदता है। भारत जो कच्चा तेल खरीदता है रूस से खरीदता है और बाद में उसे प्रक्रिया कर उसको अन्य तेल देशों में बेच देता है, तेल की निर्यात करता है। भारत का प्रोडक्शन कहाँ है यहाँ? खुद का प्रोडक्शन क्या है भारत का? कृषि उद्योग क्षेत्र, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है? जब हम उन देशों का कर्जा का बोझा देखते हैं, इन सभी समस्त देशों का कर्जा का बोझा देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था का बजट ये बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। वही भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने सन 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने भाषण में कहा था, 2018 की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था, भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन कर 18 की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन कर तीसरे स्थान पर आने की बात उन्होंने कही है। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? भारत की अर्थव्यवस्था है 3.94 ट्रिलियन, 3.94 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था है। और 18 उन्होंने क्या किया था, हम $5 ट्रिलियन करेंगे। आज 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य है। 18 की बात कर रहा हूँ, 2018 की। आज 25 में कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन की हम लक्ष्य रखे थे, आज कहाँ है? 3.89 ट्रिलियन डॉलर। तो भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है भी हमको समझना होगा। कर्ज कितना है भारत पे भी हमने देख लिया है। वही भारत अमेरिका डॉलर की तुलना में भारत का रुपया में गिरावट दिखाई देती है। अमेरिका जो डॉलर है उसी तुलना में भारत का रुपया गिरता हुआ दिखाई देता है। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती भी है। जब महाराष्ट्र संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में जब चर्चा करते हैं तो 2023-24 में राजस्व घाटा की बात कर रहा हूँ, जो 3,409 करोड़ रुपए बताया गया घाटा, 3,409 करोड़ घाटा 2023-24 में। और सन 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी की तुलना में 2.6 बढ़ने का अंदाज बताया गया है। वही महाराष्ट्र का कर्ज बढ़कर 7.8 लाख करोड़ हो गया। करोड़ कितना है महाराष्ट्र पर कर्जा? 7.8 लाख करोड़ एक कर्जा है भारत पर। अर्थात हमारा महाराष्ट्र भी कंगाल स्थिति को बढ़ रहा है। हमें मुफ्त योजना जो दी जाती है राज्यों में या भारत सरकार द्वारा, वो बंद करना होगा। ये जो हालत देखती है, ये हालत देख के हमें जो मुफ्त योजना है उसको बंद करना होगा और रोजगार कृषि उद्योग को बढ़ावा देना होगा। अगर देश इस तरह का रहा, अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहा तो आदमी का अस्तित्व क्या रहेगा? ये हमारे सामने सवाल है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट जो रिपोर्ट है यूनो की, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के आधार पर भारत के देश दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में नंबर 1 स्थान पर है। भारत की लोक संख्या सबसे ज़्यादा है। बेरोजगारी है, बेकारी है, गरीबी है और लोक संख्या बढ़ रही है। ये अपना नहीं है, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट बता रहा है। भारत की लोक संख्या तो कितनी है? 145 करोड़ है। भारत की लोक संख्या 145 करोड़ है। उपरोक्त लोक संख्या आधार पर हम देखें जो 145 करोड़ देखे तो 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज या सस्ता अनाज दिया जाता है। अब देखो 141 लोक संख्या है और 81.4 करोड़ लोगों को सस्ता या मुफ्त अनाज दिया जाता है। अर्थात यह आंकड़ा भारत की बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी का बोध कराती है, इशारा कराती है। अर्थात जीडीपी का आंकड़ा 8% कैसा बढ़ा, ये भी हमारे सामने तो सवाल है। ये बड़ा सवाल है हमारे सामने।
ये समझ से परे है हमारे। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ICAR, इसका जो रिपोर्ट है आधार कर सरकारी अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा, ये अपना नहीं कहना है, उनका ICAR का रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इसका रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा यानी 2 करोड़ टन गेहूँ या चावल एक खुद एक बाजार में बिक जाता है। उनका कहना है ये रिपोर्ट कि 2 करोड़ टन गेहूँ चावल एक खुले बाजार में बिक जाता है या दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। ये रिपोर्ट हमें बहुत कुछ बयान कर देता है। ये बड़ा हमारी चिंता का विषय, भ्रष्टाचार किस ओर बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है भारत के संदर्भ में। जब भारत के मंदिर का अर्थशास्त्र हम देखते हैं, जो मंदिर है भारत के, उसका अर्थशास्त्र हम जब देखते हैं तो वो अलग कहानी बयान करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये गवर्नमेंट की बॉडी है, NSSO, इस सरकारी संगठन रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद GDP में धार्मिक यात्राओं में कुल हिस्सेदारी 2.32 बताई गई है। 2.32 GDP के दृष्टि से बताई गई है हिस्सेदारी। भारत के मंदिरों की इकोनॉमी 3 लाख करोड़ है। भारत के मंदिरों की इकोनॉमी 3 लाख करोड़ है। अब भारत की इकोनॉमी के अलग, सरकार की इकोनॉमी की छोड़ो, अभी मंदिर की इकोनॉमी देखो 3 लाख करोड़ है। भारत में सबसे धनी मंदिर देखिए तो तिरुवनंतपुरम यानी केरला में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये सबसे धनी मंदिर है, जिसके खजाने में $20 अरब के हीरे, सोना, चांदी ये संपत्ति है। गर्भगृह में 500 करोड़ की लागत की भगवान विष्णु की मूर्ति है। देखो अभी सोचो अभी क्या है। तो दूसरी ओर जाते हैं, दूसरा मंदिर तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में है, उसमें दान सबसे मामले में सबसे आगे है, और वहाँ का हर साल का जो उत्पन्न दान, हर साल में दान आता है वो 680 करोड़ वहाँ दान मिलता है। देखो कितना बड़ा दान मिलता है, 680 करोड़। बालाजी मंदिर के पास 8 टन सोना, 14,000 करोड़ रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा मंदिर है, जिसे 380 करोड़ दान में आता है। बैंक में 460 किलो सोना, 5,428 किलो चांदी, 18,000 करोड़ डॉलर, पाउंड अंतर मुद्रा रखी जमा है। ये शिरडी की बात हो रही है। चौथे नंबर पे वैष्णोदेवी शक्तिपीठ जो है, उसमें माता वैष्णोदेवी मंदिर जम्मू कश्मीर का है, उसमें हर वर्ष 500 करोड़ दान आता है। छठे नंबर पे उज्जैन मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर है, उसके अनुसार 1000 करोड़ रुपये दान में आता है। महाकाल मंदिर के पास 34 लाख सोना, 88 लाख 68 हज़ार का चांदी जमा है। 7वें नंबर पे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है, तमिलनाडु का, उसी सालाना कमाई 6,000 करोड़ है। 6 करोड़ रुपये सालाना कमाई है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला है, 50 दिन का जो कुंभ मेला भरता है, वो खर्चे के बारे में क्या कहे, बहुत भयानक हिसाब है। किसी भी धार्मिक संस्थान पर कोई भी टैक्स लगाया नहीं जाता है। हम ये समझना पड़ा, ये इतना कमाई है लेकिन उन पर टैक्स लगाया नहीं जाता है, कोई भी टैक्स नहीं है, ना इनकम टैक्स है, ना सेल टैक्स है, ना सर्विस टैक्स है। ऐसा प्रोविजन नहीं किया उन्होंने, सरकार ने। आदमी अपने टैक्स बढ़ा रहे, इनकम टैक्स की मर्यादा बढ़ा रहे, कम करते जा रही इनकम टैक्स मर्यादा, लेकिन इनको सुविधा देते जा रहे। वो जो पैसा है, इन मंदिरों का जो पैसा है, वो राष्ट्रीय विकास में योगदान क्या है, इस मंदिर को संपत्ति का राष्ट्रीय विकास में योगदान क्या है। अतः इन तमाम मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर वो जो संपत्ति है वो राष्ट्रीय विकास में क्यों नहीं खर्च की जाती। तो फिर कर्जा जो हमारे पे जो कर्जा है, वो कर्जा अपने ख़त्म हो जाएगा।
भारत का नील हो जाएगा, भारत में रोजगार बढ़ाएगा, रोजगार की वृद्धि हो जाएंगी, रोजगार बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे मजबूत होगी। ये मंदिरों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता है? भारत सरकार का सन 23-24 का जो आर्थिक बजट है, भारत सरकार का सन 2023-24 आर्थिक बजट में देखे तो कुल व्यय यह 45,03,097 करोड़ रुपये खर्च बताइए। 45,03,097 बताई गई है करोड़ रुपये खर्चा। यह 2022 तुलना में 7.5 अधिक है। राजस्व व्यय जो है ये कुल व्यय है, राजस्व व्यय ये 35,02,136 करोड़ है, वो उसमें वृद्धि हुई है, 1.2 वृद्धि हुई है। तथा पूंजीगत व्यय, ये राजस्व व्यय, दूसरा पूंजीगत व्यय यह 10,961 करोड़ रुपये यानी 37.4 ये वृद्धि बताई गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में जब जाते हैं हम लोग तो 15,000 करोड़ राशि ये वित्तीय सहायता के प्रावधान रखा गया है। भारत के वित्त मंत्री के अनुसार 2024-25 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ 32.7 लाख करोड़ बताइए। इनकम कितना भारत का है? 32.7 करोड़ लाख, 32.7 लाख करोड़ है प्राप्ति यानी इनकम। 32.7 लाख करोड़ इनकम है और एक्सपेंडिचर कितना है? 48.21 लाख करोड़ यानी इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ब्याज भी बढ़ा है। राजकोषीय घाटा, यह सकल घरेलू राजकोषीय घाटा जो बता रहा है, जो डिफिसिट है वो सकल घरेलू उत्पाद से का 4.9 रहने का अनुमान बताया गया है। जीडीपी के 4.9 रहने का अनुमान बताया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आय का स्रोत एक कॉर्पोरेट टैक्स बताया। वित्त मंत्री ने क्या बताया है? भारत में आय का बड़ा स्रोत कॉर्पोरेट टैक्स बताया है। यहाँ सवाल यह होता है जब कि भारत के 22 उद्योगपति है, भारत के जो 22 उद्योगपति है उनका 16 लाख करोड़ माफ़ किया गया है। जो 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया गया है ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। ने हम पूंजीवाद को कितना बढ़ावा देती है, भारत सरकार पूंजीवाद को कितना बढ़ावा देती है, ये उदाहरण है। कॉर्पोरेट टैक्स सबसे बड़ा इनकम का स्रोत बता रही है और 16 लाख करोड़ 22 उद्योगपतियों का माफ़ किया जाता है। ये और आम जनता के लिए जो पैसा, आम जनता का पैसा का दुरुपयोग किया जाता है, ये मिसाल है। और वही 40 लाख किसानों के लिए ओनली 2 लाख करोड़ माफ़ किया जाता है। 40 लाख किसानों के लिए ओनली 2 लाख और इनके लिए 2 लाख करोड़ और 22 उद्योगपति के लिए 16 लाख करोड़। सोचो कितना बड़ा तफावत है। ये उनके मुंह में जीरा समान बात हुई। ऊपर में हम देखिए मंदिर का अर्थशास्त्र देख लिया है, कितना कमाई हो रही है और पैसा किस काम का है। अतः भारत की अर्थव्यवस्था ये किस दौर से गुजर रही है इसका अनुमान इससे हो जाता है। भारत में पूंजीवाद की जड़ें मजबूतीकरण की नींव है। भारत पूंजीवाद की जड़ें मजबूतीकरण का दौर चल रहा है और भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। भारत का प्रजातंत्र खतरे में ये हमें दिखाई देता है। 19 जुलाई 1969 में 50 करोड़ के ऊपर जो बैंक थी, शेड्यूल बैंक, 14 बैंक थी जो निजी बैंक थी, शेड्यूल बैंक, उनका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा ने किया था। उसके पहले जो देश की आर्थिक मिलकर पत्थर भी रहा है, साबित हुआ है। 1969 के पहले तमाम निजी बैंकों की अलग अलग मोनोपोली चलती थी और उसका उद्देश्य केवल नफ़ा कमाना था। इन निजी बैंकों के जो शेयरधारक थे पूंजीवादी लोग थे, तो तत्कालीन सरकार ने इनको ये किया था, पूंजीवाद को थोड़ा सा ब्रेक लाया था। सदर बैंकों को राष्ट्रीय करने से उसका लाभ कमजोर वर्गों को मिला। लोन नहीं मिला करता था, तो ये बाद में हमको लोन राष्ट्रीयकरण होने से जो कमजोर लोग तबके को भी लोन मिलना चालू हुआ। सरकार का बैंकों पे
एक कंट्रोल हुआ है। इंडियन एयरलाइंस जो है वो टाटा की थी पहले, जो उसका सरकारीकरण किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने उसका पूरा प्राइवेटाइजेशन किया, निजीकरण किया है। टाटा समूह समूह से टाटा समूह का हस्तांतरण कर दिया। BPCL, LIC, IDBI, पवन समान कई कंपनियों को निजीकरण कर दिया गया है, जो पूंजीवादी व्यवस्था को उदारीकरण को दिखाई पड़ता है। सरकार यह व्यावसायिक संस्था नहीं है। सरकार यह व्यावसायिक संस्था नहीं है। अगर लोकतांत्रिक राज्य सत्ता है खराब राजनीति को बढ़ावा देगी, अच्छी अर्थनीति को किनारा करेगी, अधिनायक वाली हुकूमत को बोलबाला होगा, तो आम नागरिकों को तकलीफों का सहारा करना होगा। ऐसे हालत में कारोबार विशेष रूप से मध्यम आकार के जो उद्यम हैं, उन मध्यम आकार उद्यमों को उनको ये दबाव आएगा।